अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क को डिफ़ाइन किया था और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को होमवर्क के तौर पर दिया था। होपफुली आप लोगों को वो तमाम प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो समझ आ गए होंगे। आज हम चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंक्लूडेड है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आज हम देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है और किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल कर बता सकते हैं। इस फॉर दैट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी लोगों के पास स्केल तो मौजूद होगा ही, ठीक है। आइदर वो प्लास्टिक स्केल हो जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, आइदर वो कोई मेटल स्केल हो, लेकिन आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि वो बड़ा यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मींस कि वो उस तमाम उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इक्वल, बिल्कुल एक्यूरेट, स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल सेम है थ्रू आउट। तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये कहलाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब हर ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं एटम्स, हर ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मास भी होता है, और जिस चीज़ का मास होता है ये आप सबको पता है कि जिस भी चीज़ का मास है उसको अर्थ जो है वो अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक पुल से जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से उसका वेट भी होता है। दिस मीन्स कि अब ये क्योंकि स्केल जो है अब इसमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। आइदर ये प्लास्टिक और मेटल स्केल है वो मौजूद होंगे, उनका कुछ मास होगा, आइदर इट इज़ इन एक्सपोनेंट -31, बट इट स्टिल मास है, और मास है तो वेट भी है और वो फोर्स भी इस पर लग रही होगी, जिसकी वजह से इसको अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। अब अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, इसका हर पॉइंट जो है वो सेंटर की तरफ अर्थ जो है वो पुल कर रही है। हर मॉलिक्यूल पे सेम फोर्स लग रही है जिससे नीचे की तरफ ये पुल हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ रैंडम पॉइंट्स बना दिए जिससे जो है वो ये मैं शो कर रहा हूँ कि फोर्स, जो वेट फोर्स है, जो अर्थ की फोर्स है, वो इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, और ये हर ऑब्जेक्ट में होता है। अब ये है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके तमाम मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बराबर एक दूसरे से दूर हैं, बिल्कुल सिंपल जो है वो इसकी अरेंजमेंट है। अब होगा कुछ यूँ कि क्योंकि अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है और अर्थ का सेंटर जो है वो अबाउट 400 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स ये सेंटर की तरफ जा रही होंगी, ये पैरेलल ही कंसीडर हम इनको करेंगे, और इसकी वजह से होगा ये कि इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट आपके पास मिलेगा कि अगर उस पॉइंट पे देखें, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रही है, टॉर्क मैं आपको बता चुका हूँ, तो फोर्स यहाँ से लग रही है, तो कोशिश ये होगी इन फोर्सेस की कि ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दें, ठीक है। और इधर वाली जो फोर्सेस हैं उनकी कोशिश क्या होगी कि वो इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। यानी कि अगर ये फोर्स इसको बैलेंस कर रही है और इसी तरह डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हुई आ रही हैं, तो एक पॉइंट ऐसा है इस पूरे ऑब्जेक्ट में, इस पूरे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर आकर, जिस पॉइंट पे अगर सपोर्ट किया जाए, जिस पॉइंट पे अगर आप इसको होल्ड करें, तो इस पे लगने वाली दोनों साइड के, ये जो दोनों साइड लगने वाले फोर्सेस हैं, टॉर्क जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इन दोनों का इफ़ेक्ट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आपने देखे भी होंगे और ख़ुद से आप करते भी होंगे कि आप एक बुक लेते हैं और उस बुक को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डस्टर है और इसका मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं अगर इसको जो है वो बैलेंस कर लूँ किसी तरह से, तो क्या होगा कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये अभी मुझे मुश्किल हो रही है करने में, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे सपोर्ट दी जाए और ये रेगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ जाए, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, मतलब इधर उधर गिरना, ठीक है, रोटेट होना
रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, वो पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो सेंटर में होता है बिल्कुल। अब आप जो है वो घर पे खुद एक प्रैक्टिस, एक एग्जाम्पल के तौर पे करके देख सकते हैं कि आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का होता है, आप उसको कोशिश करें कि 15 सेंटीमीटर पे जो है वो उसको प्लेस करके बैलेंस करने की कोशिश करें और वो हो भी जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चला कि जितने भी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि वो पॉइंट जिस पे तमाम फोर्सेस जो हैं वो एडअप होकर नलीफाई हो जाती हैं, उनका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाता है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और वो होगा भी कहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में ही होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्केल है तो इसका कुछ ज्योमेट्रिक सेंटर ये आ रहा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अच्छा, अब अगर मैं जो हूँ वो कहूँ कि मेरे पास एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरे पास एक फील्ड स्केल था, ठीक है, सॉलिड स्केल था। हॉलो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? हॉलो ऑब्जेक्ट होता है रिंग की तरह का, ठीक है। अब रिंग की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह दे सकता हूँ, जैसे ये मेरे पास ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग आप देख रहे होंगे। अब इस रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? ये रिंग कुछ इस तरह से, अब इस रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पे होगा? अब इस रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मे बी पॉसिबल मैं इसको यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पे जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करूँ और ये बैलेंस हो भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस रिंग को घुमा दिया, इस रिंग को रोटेट कर दिया, तो क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ चला गया और अब नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक से ज़्यादा हो, मतलब हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही सिंगल पॉइंट होगा, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल जगहों पे हो। तो अगर कभी ऐसा केस आता है कि आपके पास कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है, हॉलो मींस इंटरनली एम्प्टी है, अब जैसे ये रिंग है ये इंटरनली एम्प्टी है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरह निकालेंगे? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप सिंपल एक बात ये कह सकते हैं कि जब कभी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड रेगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सॉलिड रेगुलर यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा जो है वो उसके सेंटर में होगा, ठीक है। जिस तरह ये वाला केस है, इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर मैं कहूँ कि एक हॉलो मेरे पास कोई चीज़ है, एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो रिंग है, तो अगर हॉलो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं की अभी तक मैंने यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की बात की है, इसको भी देख लें आप, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किल है। हॉलो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है? अब एक ये न्यू वर्ड आ गया, ज्योमेट्रिक सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, देखिए एक सर्किल है ना, सर्किल का एक सेंटर होता है, ये सेंटर जो है ये कहलाएगा इस हुप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट सॉलिड हो या हॉलो हो, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, क्यों होता है और पता कैसे चलता है हमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब एक टेबल हमें गिवन है, उस टेबल को अगर आप देख लें तो वहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो बताया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वहाँ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की बात की गई है, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस को मैं समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक सिंपल मशीन मैं इसको कहता हूँ, वो मैं आपको जो है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज, दैट इज़ प्लम लाइन। क्या है? प्लम लाइन। तो प्लम लाइन का जिक्र आपकी बुक में भी है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं भी इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आखिर ये प्लम लाइन है क्या और इससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या काम ले सकते हैं। तो प्लम लाइन की अगर बात की जाए तो प्लम लाइन जो है वो सिंपल एक कोन टाइप चीज़ होती है, सॉलिड कोन होगी ये, ठीक है, सॉलिड कोन होती है ये। कोन की शेप आपको पता है किस तरह की होती है, कोन कुछ इस तरह की होती है ना, ठीक है। तो ये सॉलिड कोन होती है एक्चुअली, और इस सॉलिड कोन के साथ एक स्ट्रिंग अटैच होता है, एक स्ट्रिंग, एक रस्सी अटैच्ड होती है, ठीक है।
और इस रस्सी को अगर मैं ऊपर से पकड़ लूँ तो ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैंग हो जाती है। इसमें ये एक एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेट हैंग हो जाए। अब इसका काम क्या होता है हमारे लिए, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये हमें क्या फ़ायदा देगी, वो जो इंटरसेक्शन वाली बात है उसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का। अब ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर का मतलब है कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। इसकी जो है वो ना ये सर्किल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये कुछ और है, ये कुछ अजीब सी एक शेप है, ठीक है। इसको कुछ नाम नहीं दे सकते हम, तो ये एक इर्रेगुलर शेप वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने निकालना है, तो क्या करेंगे आप, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आपको चाहिए होगी प्लम लाइन। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में करेंगे 3 जगह पे होल, ठीक है। 3 जगह पर होल करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल पहले मैंने इस होल से हैंग किया। जब मैं इस होल से हैंग करूँगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। वॉल पर मैंने इस होल से इसको हैंग कर दिया, ये रेस्ट में आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस होल से इसको हैंग किया तो ये रेस्ट में इस पोजीशन में आ गया। मैं जिस होल से मैंने कैसे हैंग किया होगा, ऑब्वियसली मैंने कोई कील जो है वो दीवार में लगाई होगी जिससे ये हैंग हो गया है। उस कील में मैं क्या करूँगा, प्लम लाइन अपनी हैंग करूँगा। तो प्लम लाइन कुछ इस तरह से जो है वो हैंग होगी सीधी, क्योंकि प्लम लाइन का मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हैंग होती है। किसी भी जो है वो पॉइंट से आप हैंग करें, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट आ जाती है। तो और फिर मैं क्या करूँगा, इसका जो वायर है, इसकी जो स्ट्रिंग है, उसकी सीध में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के मैंने 3 जगह पे होल किए थे, एक यहाँ किया था और एक यहाँ किया था। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है वो इस होल से हैंग करता हूँ, मतलब यहाँ से निकालूंगा और इसको इस कील की जगह पे हैंग कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा कि जब मैं प्लम लाइन को हैंग करूँगा तो मेरे पास एक और लाइन आएगी, इंटरसेक्शन कुछ इस तरह की आएगी। मैं यहाँ डायरेक्टली बना रहा हूँ, कुछ इस तरह की आएगी। और फिर मैं जब तीसरे से करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की जो है वो लाइन आ जाएगी। और ये तीनों लाइंस आपके पास क्या होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसका, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हमने रेगुलर और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना देखे। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस वर्चुअल क्लासेस से हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो है वो ऑन साइट क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरह से इर्रेगुलर और रेगुलर शेप्स का होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर तमाम फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली बराबर हो जाती हैं और वो बैलेंस हो जाता है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज का होमवर्क हमारा ये है कि जो लास्ट लेक्चर्स में हमने अभी तक काम किया है, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये फेस की मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख दिए। तो बेटा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात अभी तक हमने नहीं की है, ना हमने अभी तक उसको डिस्कस किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे भी आएंगे। फ़िलहाल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की थी जो सिर्फ 2 थी, स्टैटिक और डायनेमिक। तो हमें करना ये है कि होमवर्क में हमें जो है वो लर्न करना है। क्या लर्न करना है? डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम क्या है, उसके अलावा उसकी टाइप्स, और हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, उन 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आज लेक्चर डिलीवर किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और आप लोग इसको बहुत तवज्जो से सुनकर इस पर अमल करेंगे। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये रह गई कि कॉपीज़ सबमिशन को यकीनी बनाइए, काम लाजमी तौर पर करें, इंडेक्स अपना मेंटेन रखें। उसके अलावा डेट फॉर्मेशन जिस तरह से साइंस सब्जेक्ट्स में की जाती है उस तरह से कर कॉपीज़ सबमिट कराएं। थैंक यू वेरी मच।